नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देवघर में हुए रोपवे हादसे पर बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिकुट हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। रोपवे प्रोजेक्ट का सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करे राज्य सरकार। रोपवे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस मैनुअल तैयार किया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। रोपवे को लेकर BIS मानक को मानना जरूरी होगा। रोपवे संचालक कंपनी की सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाए। रोपवे को लेकर होम सेक्रेटरी ने ये एडवाइजरी जारी की है। और अब बात देवघर में रोपवे हादसे की। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोशिश करने वाले भी हार जाते हैं। हम आपको देवघर में रोपवे हादसे की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। रोपवे हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है, जबकि अभी भी 15 लोग ट्रॉली में फंसे हैं। त्रिकुट पहाड़ के रोपवे में 48 लोगों को सकुशल नीचे उतारने के बीच शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। तकरीबन शाम 5:45 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। हालांकि इसके बावजूद हेलीकॉप्टर में मौजूद जो जवान थे उसने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस शख्स की मौत हो गई। अब आप इस खबर को समझिए। रोपवे हादसे ने पूरे देश को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस पूरी घटना पर PM की सीधी नजर थी, लिहाजा गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। रोपवे हादसा लापरवाही की वजह से हुआ, मेंटेनेंस के अभाव में रोपवे हादसा हुआ है। राज्यों को सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। रोपवे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस मैनुअल तैयार करने का भी निर्देश है। रोपवे को लेकर BIS मानक को मानना भी बेहद ही जरूरी होगा और ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि रोपवे हादसा जो देवघर में हुआ उसके बाद से कई सारे सवाल हैं जो उठ भी रहे हैं। बढ़ते आगे, देवघर में 45 घंटे से जारी ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। 57 जिंदगियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सवाल अब भी है कि रोपवे पर किन लोगों की लापरवाही से 3 लोगों के जिंदगी की डोर टूट गई। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पैंतालीस घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन त्रिकुट खत्म हो गया। रोपवे पर फंसे 60 में से 57 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन हादसे की कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई जिन्हें भुला पाना आसान नहीं है। हादसे की सबसे दर्दनाक ये 2 तस्वीरें ऑपरेशन के दौरान की हैं। पहली तस्वीर सोमवार की है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद जवान युवक के हाथ को पकड़कर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहे थे, लेकिन वो बचा नहीं सके। हाथ छूटने से युवक करीब 1500 फीट गहरी खाई में गिर गया। दूसरी तस्वीर मंगलवार की है, जब ऑपरेशन के दौरान एक महिला रस्सी से फिसल गई और उसे भी नहीं बचाया जा सका। जिसने भी ये मंजर देखा आज भी मन में सिहरन है। बेल्ट अच्छा से लगा, समझे? अच्छा, कैसे मतलब क्या हुआ? बेल्ट जिससे लगाया जैसे लगा, हाँ बेल्ट जिससे लगा, बेल्ट अचानक निकल गया तो एक हाथ में फंस गया, तो फिर दोबारा जब देखा तो वो भी बेल्ट छूट गया। एक हाथ से पकड़ कर रखा था हेलीकॉप्टर को, फिर दूसरा हाथ से पकड़ा। बहुत देर से इंतजार किया, भूखे था पूरा, उसके बाद छोड़ दिया। हाथ से छूट गया तो बेल्ट उसका बांधा नहीं था? अभी वो सेफ्टी बेल्ट उनका तो सही नहीं है। सेकंड जो हेलीकॉप्टर आप लोग देखे? रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना, सेना, ITBP, NDRF और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सफल ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया था। चुनौती बड़ी थी, लेकिन जवानों के जज्बे ने 57 जिंदगियां बचा ली। पूरी तैयारी से, पूरे प्रोफेशनल तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते थे उससे जो है इसको, इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया गया और इवैक्यूएशन किया गया। इवैक्यूएशन हाइट और ग्रेडियंट होने की वजह से
उसमें अपने आप में चैलेंजेस है कि एक्सेस बहुत कम है, एक ही आदमी जा सकता है, वो भी हैंग करके आपने देखा वो कितना रेस्क्यू करेगा। तो जो कल ग्राउंड एफर्ट्स हुए जिससे टीम यहां से अपने एफर्ट से वायर से जाके फिर ट्रॉली में गई, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क था। तो ओवरऑल ऑपरेशन तो चैलेंजिंग रहा और मैं ये कह सकता हूं कि एक इस तरीके के डिजास्टर मैंने देखे, हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके का। हमारी जो ट्रेनिंग है, जो तैयारी है ऑपरेशनल, वो हर चैलेंज को फेस करने के लिए हम अपने हिसाब से उसको तैयार रखते हैं। दरअसल रविवार को करीब शाम के 4 बजे रामनवमी के मौके पर बिहार, झारखंड और बंगाल के पर्यटक झारखंड के एकमात्र रोपवे का आनंद उठाने पहुंचे थे। रोपवे ने जो ही यात्रा शुरू की, इसके टॉप लेवल के रोप का सैप टूट गया। तार टूटने से एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जबकि रोपवे की बाकी ट्रॉलियां भी 7 फीट नीचे लटक गई। दामोदर रोपवे नामक जो एजेंसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो इस रोपवे को चला रही थी और उसी में मेंटेनेंस कार्य प्रभावित होने के कारण ये हादसा हो पाया और कहीं न कहीं लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि इन रोपवे के जिम्मेवार कौन है, इस हादसे के जिम्मेवार कौन लोग हैं। और रोपवे पर फंसे 57 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि 3 जिंदगियों की सांसों की डोर तोड़ने वाले गुनाहगार कौन हैं? त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? देवघर से ओम प्रकाश, गौरव झा, मनीष दुबे और एजाज अहमद की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। जाहिर तौर पर ऑपरेशन त्रिकुट के सामने कई सारी चुनौतियां थी, जिसे जवानों के जज्बे ने सफल भी बना लिया। इस ऑपरेशन की कुछ बड़ी और अहम बातों को समझना भी जरूरी है, जो हम आपको समझाते हैं। करीब 45 घंटे तक यह ऑपरेशन चला है और इस ऑपरेशन में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ था। एनडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी के जवान इसमें शामिल रहे। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर इस पूरे ऑपरेशन में लगाए गए थे। लोगों तक मदद पहुंचाने में ड्रोन का भी इसमें सहारा लिया गया था। रविवार शाम 4 बजे रोपवे पर हादसा हुआ। ट्रॉली में बिहार, झारखंड और बंगाल के 60 पर्यटक फंस गए। रविवार को ही 11 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था और सोमवार को 32 लोगों का रेस्क्यू किया गया और आज की बात की जाए तो आज 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 60 में से 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका, जिसका अफसोस अब पूरे देशवासियों को है और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वो विचलित करने वाली तस्वीर भी थी। लेकिन अब बात इस पर हो रही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं न्यूयॉर्क के हुए हमले की। न्यूयॉर्क आज अचानक कई लोगों पर गोली चली है। ये घटना न्यूयॉर्क में सनसेट पार्क के 36वें स्ट्रीट स्टेशन की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जमीन पर खून फैला हुआ है और स्टेशन पर चीख पुकार मची हुई है। ये बता रही है कि यहाँ पर स्थिति कितनी भयानक थी। ये तस्वीरें स्थानीय समय के मुताबिक सुबह के 8:30 बजे की है, जब मेट्रो में कई लोग यात्रा करते हैं और स्टेशन पर ही भारी भीड़ रहती है। हमलावर ने पहले मेट्रो में धुआं किया था और फिर फायरिंग शुरू की। ऐसे में किसी भी यात्री को भागने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मेट्रो के आवागमन को रोक दिया गया है। जांच शुरू हो गई है। इस हमले में कितने आरोपी शामिल हैं, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब आप खबर तो समझिए। न्यूयॉर्क में कई जगह घातक बम मिलने की भी खबर सामने आई है। आतंकी हमले की आशंका यहां पर जताई जा रही है। हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एक्शन में आ गई है। बताया जा रहा है कि 21 सालों बाद अमेरिका में इस तरह का हमला हुआ है और इस हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जो तस्वीर है वो विचलित करने वाली है और अब ये जांच का विषय कि आखिर ये हमला किस तरीके से हुआ है। बढ़ते आगे,
अब हम आपको सीएम नीतीश कुमार की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने गृह जिले नालंदा में थे। इस दौरान उन्होंने नालंदा में कई जगहों पर सभाएं की और लोगों से मुलाकात भी की। राजगीर में मुख्यमंत्री अनोखे अंदाज में दिखे। उन्होंने घोड़ा गाड़ी यानी टमटम पर सवारी की और बाजार का भ्रमण किया, लोगों का अभिवादन भी किया। मुख्यमंत्री का ये अनोखा अंदाज देखकर लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित थे। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कितनी सहजता से सीएम टमटम पर सवार होकर शहर में सवारी कर रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। नीतीश कुमार इन दिनों व्यक्तिगत यात्रा पर निकले हुए हैं। पुराने साथियों के साथ नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। 37 साल पहले 1985 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने थे और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार का कद ऊंचा होता गया। नालंदा के अलावा बाढ़ और बख्तियारपुर में भी नीतीश कुमार का बचपन गुजरा है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार बाढ़ भी गए थे। इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं सहज अंदाज के साथ लोगों से मिलते हैं और टमटम पर सवारी जो उन्होंने की ये उसी सहजता को दिखाता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है। नालंदा में कार्यक्रम के दौरान ही मंच के सामने एक सिरफिरे ने पटाखा फोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर सीएम का सुरक्षा कैसा होता है वो भी समझिए। नीतीश की सुरक्षा में एक और चूक। सीएम के सामने ही पंडाल में फूटा पटाखा। एक महीने में दूसरी बड़ी चूक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक हुई है। नालंदा के सिलाव में मुख्यमंत्री की सभा में उनके सामने ही एक युवक ने पटाखा फोड़ दिया, जिसके निशान इस हरी कालीन पर साफ देखे जा सकते हैं। पंडाल में पटाखा फूटते ही मौके पर अफरा तफरी मची। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा के घेरे में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक ठीक उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार मंच पर लोगों से आवेदन ले रहे थे। उसी दौरान सभा में बैठे एक युवक ने पटाखे में माचिस लगा दिया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया, लेकिन जब तक सुरक्षा कर्मी उससे माचिस और पटाखा छीन पाते, युवक ने जलता पटाखा सभा स्थल में ही फेंक दिया, जिससे कालीन जल गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये स्पॉट है यहीं पर है कि पटाखा छोड़ा गया था, जिसके बाद है जो कारपेट है जो जल गई है और ये इसका निशान अभी यहाँ पर है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पटाखा है जो बरामद किया है, सलाई माचिस है जो इससे बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल आईबी के साथ साथ स्थानीय डीएसपी एसपी सभी युवक गिरफ्तार युवक से वहाँ पे एक आदमी थे और बैठल थे और माचिस जलाए और फटाक से उनका बॉडीगार्ड जो था ने वो छीनने लगे, बस वहाँ से फेंक दिए पटाखा और विस्फोट हो गया। तो कौन सा पटाखा था? हम देखने में आया हरा टाइप का था। माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ इधर से जा रहे थे तो हम लोग बैठे थे, तो वहीं हम लोग देख रहे तो वहाँ पर शायद कुछ पटाखा फटने की आवाज़ यहीं पर शायद फटी थी, तो हम लोग देखे तो वही उनके जो बॉडीगार्ड थे तो वही उनको मारे, वहाँ उधर तक लेके गए। एक महीने के भीतर सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले 27 मार्च को भी बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बलों के सामने से ही एक युवक नीतीश कुमार के पास पहुंच गया था और उसने सीएम पर हमले की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार भी किया था। बाद में घटना की जांच के दौरान
आरोपी युवक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पाए जाने पर सीएम ने उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से मना कर दिया था। अब सवाल है कि राज्य के मुखिया की इतनी सख्त सुरक्षा में बार बार सेंध कैसे लग जाती है। सुरक्षा में सेंध का संयोग एक बार हो सकता है, लेकिन 1 महीने के भीतर दूसरी बार सुरक्षा में सेंध गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सुरक्षा कर्मी सीएम के कार्यक्रम स्थल को भी सुरक्षा कवच में नहीं लेते? क्या सीएम की सुरक्षा में तैनात जवान अलर्ट नहीं रहते हैं? वहां पर मौजूद स्थानीय पुलिस के जवान भी आखिर कहां सो रहे होते हैं? पुलिस प्रशासन और महकमे को इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। अब आप खबर तो समझिए। जाहिर है कि 1 महीने में 2 बार सीएम की सुरक्षा में बड़ा चूक सवाल है। आपको ये जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा कैसा होता है। सीएम की सिक्योरिटी कई लेयर में होती है और सबसे नजदीक जो सीएम के रहते हैं वो सीपीटी की टीम होती है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगभग 600 लोग रहते हैं। एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप इसके लिए होता है। एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप की अलग से ट्रेनिंग होती है और एसएसजी स्पेशल ब्रांच में आता है। तेज तर्रार युवा को ही इसमें रखा जाता है। मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं तो 40-50 जवान सुरक्षा में तैनात होते हैं। उनकी सुरक्षा कई लेयर में होती है। इसमें बीएमपी, स्थानीय पुलिस के अलावा एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग ग्रुप के साथ ही सीपीटी यानी क्लोज प्रोक्सिमिटी ग्रुप टीम भी होती है। सीपीटी ही वो टीम है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास दिखाई देती है। सीपीटी के लोग ही मुख्यमंत्री को हाथों से चारों ओर से घेरे रहते हैं और इसके अलावा स्क्वाड की टीम भी मौजूद होती है। ऐसे में अगर इतनी सुरक्षा के बावजूद सीएम की सुरक्षा में अगर सेंध हो जाए तो ये बड़ा सवाल जरूर बनता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात एक बेटे के बगावत की। आज आरजेडी को जेडीयू ने बड़ा झटका दिया। जगदानंद सिंह के बेटे ने जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू में शामिल होते ही उन्होंने कैसे आरजेडी पर प्रहार किया, पहले आप वो सुनिए, फिर खबर तो समझिए। तस्वीरें जेडीयू के मिलन समारोह की हैं, जहां जेडीयू का कुनबा मजबूत हुआ है, वहीं आरजेडी को जोर का झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह ने पिता से अलग सियासी राह अपनाते हुए जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अजीत सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजीत सिंह ने सीएम नीतीश के कामकाज की जमकर तारीफ की। सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते ही अजीत सिंह ने आरजेडी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर अजीत सिंह के हमले के बाद जेडीयू को भी इसी बहाने आरजेडी पर वार करने का मौका मिल गया। कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं, लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है। जेडीयू के मिलन समारोह में अजीत सिंह के अलावा भी कई नेताओं ने
जेडीयू का दामन थामा है, जिनके शामिल होने पर जेडीयू ने पार्टी को मजबूती मिलने का भरोसा जताया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं और बिहार की कमान आरजेडी की जगदानंद सिंह के पास है। जगदानंद के बेटे नीतीश कुमार से प्रभावित हैं। अजीत सिंह ने सवर्णों के विरोध की बात कही। अजीत सिंह का जेडीयू में शामिल होना तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल है। तेजस्वी की रणनीति पर अजीत सिंह ने भी सवाल उठाया है। अजीत सिंह ने आरजेडी को कार्यकर्ताओं की कब्रगाह कहा, तो सवाल है कि क्या आरजेडी कार्यकर्ताओं की कब्रगाह है? क्या आरजेडी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहां पर अजीत सिंह जब जेडीयू में शामिल होते हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो आरजेडी पर या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।